तहरीर से आए हुए हमारे मेहमान मोहतरम नसीम सिद्दीकी साहब, मैं उनका तारुफ करके देता हूँ। वो तहरीर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवक के साबिका सदर हैं। हम उनको सुनना चाहते हैं। हमारे मोहसिन, हमारे करम फरमा, जिन्होंने आज मुझे एमएलए के इस इंतखाब में साथ देने का तय किया है। जनाब मोहतरम करीम कुरैशी साहब और उनकी टीम, शहर सदर फैसल भाई, हमारे देशमुख साहब, बंबई से आए हुए हमारे मुन्ना भाई, नईम कुरैशी साहब, बशीर गौंस के मारक मेरे बड़े भाई, जिनकी हमेशा मुझ पर इनायतें रही हैं, हमारे प्रोफेसर सोहेल जलील साहब। सच बात तो ये है कि ये बस्ती, ये आबादी, ये नवाबपुरे का इलाका हो, ये जिंसी का इलाका हो, ये रेंगटीपुरा का इलाका हो, ये पीछे का इलाका हो, मैं आपके एहसानों तले दबा हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आपने साथ दिया था, 2019 में भी साथ दिया था, मगर ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसी वजूहात से मैं असेंबली में जाने से रह गया। बशीर भाई हो या चौधरी खानदान हो या खैसर खान का खानदान हो, क्या इजहान भाई हो कि कोर्ट में काम करने वाले शकीर भाई हो, कि हमारे छोटे रेंगटीपुरे के नौजवान साथी समीर भाई हो, कि मजहर भाई हो, कि बसने वाले मेरे तमाम साथी हो, एक एक का नाम लो तो वक्त नाकाफी होगा। मैं आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूं। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूं कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने एक कप्तान की दुकान के सामने वो जंजाल ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकानें जलने से बची, तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों की अस्पताल महफूज गई, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन और अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूं, जब मैं चंपा चौक से यहां आ रहा था, मैं इतना आप दीदा हो गया था। मैं आपका किन बातों में शुक्र अदा करूं कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल दिए, ईमानदारी से काम किया और पूरा महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ी भाग भाग कर गया। देखो, सतारा डिस्ट्रिक्ट में उसेसावी गांव में जब नूर हसनैन को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई,
मैं पहुंचा था, ये इम्तियाज जलील नहीं गया था, ये आदर्श के घंटियां बजा रहा था। अकोला में मस्जिद तुराबरी को शहीद किया गया और एक ज़ईफ खातून, मेरा मानना यह है जब आदमी क़ियादत करता है, जब वो लीडर बनता है तो उसकी अपनी माँ होती है, मगर हर माँ उसकी अपनी माँ होती है। जुगनू बी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मैं वहां पहुंचा, मैंने मारी एआनत की। मुझे वो दिन भी याद है कि योगा में, धारवा में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान इरफान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हमने नुमाइंदगी की, पुलिस की कान पर जू नहीं रहेगी। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को 302 के गुनाह में गिरफ्तार कर इंक्वायरी चल रही है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई, बरगा का रुखमान अंसारी हो कि खुरैश नगर बंबई का अफान अंसारी हो, ये आपका भाई वहां पहुंचा। कोविड में मैंने काम किया, मैंने इस मसले के हल्के में सबसे रिश्तों को संवारा। हद तो यह है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के आखिरी दिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुन लो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुझसे कहा था कि गफ्फार कादरी, हम तुम्हारे खिदमत को फरामोश नहीं करेंगे। हम इस मशरक़ी हल्के से आपको उम्मीदवारी देंगे, आपको चुनकर आएंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मगर दोस्तों, जिस तरह से जबींदार आन ने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जावेद कुरैशी हमारे सीने से रख गए हैं, अब मौत ही जुदा कर सकेगी। और फिर बाद में क्या हुआ, 56 आएंगे और 56 जाएंगे। मुझे आपसे कहना है, मुझे आपको ये बताना, पर हाँ, मैंने 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी को गाया, प्रकाश अंबेडकर के साथ 400 घंटे बैठा और फिर ये इम्तियाज जलील खासदार बना। उसका बदला ये है कि युति तोड़ दी गई ताकि कोई आमदार चुनकर ना आए। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति होती तो यकीनन 15 से 20 एमएलए चुन के आते और सत्ता की चाबी इनके पास होती है। सच तो यह है दोस्तों, इम्तियाज जलील ने एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति तोड़ी ताकि शहर में कोई नेता बड़ा ना बन सके, कोई नेता आगे ना जा सके। ये वो खासदार है जो एक भी आमदार को चुनकर नहीं ला सकता। ये वो इम्तियाज जलील है जो पार्लियामेंट के इंतखाबात में 5 जगह से उम्मीदवार खड़े करता है। अभी 2024 में उस्मानाबाद से, भिवंडी से, साउथ सेंट्रल बॉम्बे से, पूना से कितने उठ गए? 800, 500, 700। अब बात समझने की है कि ये भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का एजेंट है और मुसलमानों में किसी को आगे देना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये है, बहुत ही कम ज़ल्फ है ये गुब्बारे, बहुत ही कम ज़ल्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूक जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं।
इम्तियाज जलील औकात में आओ। तुम 5 साल मेंबर ऑफ असेंबली थे, तुम 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुमको कौम याद नहीं आई? तुमको तो आदर्श की घंटियां बजानी थी, तुमको तो पूजा पाठ करनी थी, तुम तो हिंदुओं की चमचागिरी में थे, तुम तो देवेंद्र फडणवीस की खिदमत में थे। और अब जब मशरकी हल्के में 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, मुसलमानों के वोट 92,000 थे। मैंने मेहनत करके वोटों की संख्या 2019 में 1,10,000 की। फिर मैंने जब वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नाकाम हो गया तो 200 कैंप आप गवाह है, मेरे नौजवान गवाह कि 200 के करीब वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के कैंप है। और आज इस हल्के में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,45,000। बीज हमने बोना, खेती का फसल हमने तैयार करना, और जब फल खाने का वक्त हो गया ये पाखंडी आ जाता है, ये डीलर आ जाता है, ये दलाल आ जाता है। तो आज आपको तय करना है कि आपको दलाल होना, पाखंडी होना। मैं इसलिए कह रहा हूं, स्टेज से तो बातें बहुत करता, 5 साल में ये था, 5 साल खासदार था। बताओ तालीम के मैदान में कौन सा काम किया, सेहत के मैदान में कौन सा काम किया, नौजवानों के रोजगार के लिए क्या काम किया? हाँ, अपने भाई को रोजगार दिला दिया, अपने बेटे को एजुकेशन के लंदन भेज दिया। बाकी बहुत बड़ी नंगी पार्टी है भाई। आओ तो आओ। मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूं, जो मुसलमानों में खाते पीते मुसलमान थे उनसे हफ्ता वसूली का काम, उनको तकलीफ देने का काम, और हमारे नौजवानों को बदनाम करने का। दोस्तों, मेरा कोई भी नौजवान भाई, मैं समझता हूं काबिल एहतराम है। मैं आवाम में कभी उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर किसी से कोई गलती भी होती है तो हम अकेले में जाकर उसको समझाएंगे, मगर आवाम के बीच मेरा हर नौजवान, मेरी हर बहन, मेरी माँ काबिल एहतराम है। मैं 2 मिनट। अजीजा ने गिरामी, मैं आपसे कह रहा था कि इम्तियाज जलील ने 5 साल की आमदनी में और 5 साल की खासदारी में क्या काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिवाय घर भरने के कुछ नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच करीम कुरैशी मौजूद है। आपने कभी इम्तियाज जलील को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा? इसकी जमानत करते हुए देखा? मैं फख्र से कहता हूं, ये हबीब कुरैशी हो कि करीम कुरैशी हो कि गफ्फार कादरी हो, हमको पुलिस स्टेशन जाने में कभी हिचकिचाहट नहीं है। अल्लाह ने हमको ताकत दी है कि हम पुलिस के अरबाब इख्तिदार से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। गुज़िश्ता बकरीद के ईद के मौके पर एक वीडियो देखने को मिला था। एक वीडियो ऐसा था कि इम्तियाज जलील साहब जिंसी पुलिस स्टेशन में PI से गुफ्तगू कर रहे हैं।
और उस वक्त एसीपी और डीसीपी मौजूद थे। बाद में मालूम हुआ कि वो उनके भांजे को छुड़ाने के वास्ते आए थे। तो इनकी नुमाइंदगी सिर्फ भांजे, भतीजे, बेटे और भाइयों के हद तक है। हमारा मानना है कि ये सब मेरे बेटे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनका दुख मेरा दुख है। दोस्तों, साथियों, हमारे जो कारपोरेटर उनके पीछे जूते उठाते फिर गए ना, उनको भी सुनाना चाहता हूं। एक पार्लियामेंट के मेंबर को कई 100 कोटी का काम मिलता। जो कई 100 कोटी का काम होता है ना, उस पे कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम इन नौजवानों को, जिन्होंने बेगर्ज बेगौस बगैर किसी मकसद के इनको वोट दिया है, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का काम दो। 10-20% उनकी कमाई होगी, मगर ये पट्टा इतना भारी है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर बाबा बिगड़ा। क्या कमीशन तय करके बैठा मालूम नहीं मेरे को। अभी तो सुना है कि नेहरू भवन का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसमें उसका भाई पार्टनर है। अभी 2014 में एमआईएम के बड़े नेता ने कहा था, मैं नेता मानता हूं उनको इस वास्ते कि हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी है, कि हम एक स्कूल खोलेंगे। अब कुछ बच्चों ने शादियां भी की है, बच्ची पैदा करके सोची भाई अपने बच्चों को स्कूल मिलेगा। अब वो बच्चे 10 साल के हो गए मगर स्कूल खुला ही नहीं अभी तक। कहां हम अस्पताल बनाएंगे? मैंने कोई अस्पताल नहीं देखा। एक दुआ बैंक बनने वाली है, वो जगह किसकी है मालूम तुमको? वो जगह औकाफ की जगह है। वो जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, उसका 3825 स्क्वायर फुट की जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 2.5-3 करोड़ होती है। जब ये पत्रकार था लोकमत में, अब पत्रकार लोग सब अच्छे होते हैं, पत्रकार लोग कोई गलत काम नहीं करते, पत्रकारों का मेरे दिल में बहुत एहतराम। मगर इम्तियाज जलील ने काम बता के औकाफ की जमीन अपनी मां के नाम पे कर दिया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिया। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब अब 10 साल के बाद याद आएगा तुम्हारे हल्के में आने के बाद? अरे मैंने बोला कि डॉक्टर गफ्फार वो वाहिद शख्स है जो हमेशा इम्तियाज जलील के गलत कामों को टोकता था और टोकता रहा है। मैंने सदुद्दीन अवी साहब से भी कहा था कि साहब अंबादास दानवे को वोट देने के लिए जो कांड किए नको करो साहब। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पार्लियामेंट पे 5 सीटा मत खड़ा करो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इत्तेहाद मत टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि अब मैं उम्र के 67 साल में हूं। कितने साल जीऊंगा मैं कह नहीं सकता। हो सकता है ये इंतखाब इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। हो सकता है मैं आगे चुनाव लड़ नहीं सकूंगा। इसीलिए जब मैंने महसूस किया कि अवैसी साहब बात नहीं सुन रहे, उनके पास पहुंचा। मैंने 3 मिनट का वक्त मांगा, नहीं दिया गया। और आज मेरा दिल भर आता है कि आप हजारों की तादाद में यहां सामने मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के शुक्र के बाद आपका शुक्र अदा करता हूं। बात इम्तियाज जलील की चल रही थी, दास्तान बहुत लंबी है, कुछ बातें सुनाया हूं और सुनाऊंगा। मगर सच बात तो यह है कि हम
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अबू आसिम की क़ियादत में इस मशरक़ी हल्के से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी का सफाया किया जाए, अतुल सावे को शिकस्त दी जाए, नाथुराम गोडसे की औलाद को सबक सिखाया जाए और उन ताकतों को सबक सिखाया जाए जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। दोस्तों, साथियों, अभी हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नाफिज नहीं हुआ, मगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। उन्होंने अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया है। गफ्फार कादरी आपसे यह कहने के जमा हुआ है कि इन फिस्ताई ताकतों के खिलाफ मुझे अबू आसिम की क़ियादत पर एतमाद है। अबू आसिम आजमी के साथ खांधे से खांधा लगाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को निपटेंगे। महाराष्ट्र में हिजाब का मसला पैदा होता है, हमारी बेटियों को आ जाता है, गांव रक्षक मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। बता दो, एक खासदार था, कहा छकबागे थे, कौन से मॉब लिंचिंग पे बात की, कौन से गांव रक्षक के खिलाफ बात की। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला जो फैसले करता अच्छे करता है। एक कि मैं अपनी पार्टी में काम करते करते अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, घुटन महसूस कर रहा था। हमारी रियासत की लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की गोद में बैठी हुई थी, हम अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अबू आसिम के पास गया, अबू आसिम आजमी ने आगे बढ़कर गले लगाया और बाजू बिठाकर कहा कि गफ्फार कादरी, अगर तुम्हारा साथ रहा तो हम इंसाफ की जंग करेंगे, हम मुसलमानों को हुकूक दिलाएंगे, हम हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों की मदद करेंगे, आदिवासी पिछड़ी हुई जनता की खिदमत करेंगे। अजीजान गिरामी, ये इंतखाबात ये बात तय करने वाले हैं कि ये देश में सेकुलर ताकतें आएंगी क्या फिस्ताई ताकतें आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के 31 MP चुनकर आए। अल्लाह ने चाहा तो महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनेगी। महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद समाजवादी पार्टी भी उसका हिस्सा है। हम हुकूमत से काम करके रह सकेंगे। हमको महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने के बाद तरक्कियाती काम भी करना है। मेरे पास मेरे एजेंडे में मुसलमानों के 2 अहम मसाइल, एक है औकाफी जायदाद की हिफाजत, उनका तहफ्फुज, उसका फायदा गरीबों, यतीमों और बेकसों तक पहुंचना। दूसरा मसला है मुसलमानों को रिजर्वेशन मुहैया होना। और तीसरी बात यह है कि फिरका परस्तों की चड्डी को ढीला कर, बहुत पक पक कर गया, जो मुंह को आया बोल गए। ये काम सियासी ताकत के जरिए हो सकता है, ये काम इख्तिदार के कॉरिडोर से पूरा हो सकता है। तो मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं, हमको ताकत दो, हम इन मकासद को पूरा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने एमआईएम के दरवाजे बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट की कोशिश की। इम्तियाज जलील साहब और सुनते हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर
और कुछ लोग बोलते असद भाई सबने कोशिश की है कि गफ्फार कादरी को टिकट ना मिले, उन्होंने ब्लैकमेल किया, अगर गफ्फार कादरी को टिकट देंगे तो हम नांदेड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा ना, कभी कभी उसको हुक्की उठती, ऐसा नशा आता ना, वो मैं बंबई जाऊंगा, मैं नांदेड़ जाऊंगा, मैं वजहपुर चुनाव लड़ूंगा। वो हुक्की इस वास्ते उठती कि बीजेपी को जरा प्रेशर देके मार वसूल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जेब में डालने चाहिए। मगर चलो कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, मैंने अबू आसिम आजमी को सुबह फोन किया। अबू आसिम आजमी ने क्या, गफ्फार भाई कहाँ है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने मुझे ये भी फॉर्म दिया। सच बात तो ये है कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के बावजूद भी मशरकी हल्के में कांग्रेस का उम्मीदवार भी है। तुतारी जो शरद पवार की है उसका भी उम्मीदवार है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के राजू वैद्य भी है और महाविकास का एक हिस्सा मैं भी हूं। मगर मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। 125 एमएलए है, राज्यसभा में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इतनी बड़ी ताकत के साथ हम आपकी खिदमत ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब एमआईएम ने मेरा दरवाजा बंद किया तो मैंने महसूस किया कि बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह हमदर्दी, बेपनाह सिंपैथी मेरे साथ में है। लोग इम्तियाज अली को नापसंद करते हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि मुसलमानों के वोटों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के वोट भी मिलेंगे और हम कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे इस बात की भी तवक्को है कि जगंगे पाटिल साहब और मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब हमारे हक में फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम भारी अक्सरियत से औरंगाबाद मशरकी हल्के में कामयाबी हासिल करेंगे। बस एक बात याद दिलानी है कि हमारी निशानी, समाजवादी पार्टी की निशानी 22 साइकिल है। 20 तारीख के दिन बहुत जिम्मेदारी से इसी जज्बे के साथ सुबह की फजर की नमाज अदा कीजिए, पोलिंग बूथ पहुंचिए, अपना वोट दीजिए, अपने अफराद खानदान का वोट दीजिए। आजू बाजू महंगे में पूछ के देखिए वोट आपका हक है। ये वोट आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। ये वोट वो ताकत है जो इंशाअल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी में बेरोजगारी को दूर कर सकेगा। ये वोट है जो हमको फख्र से सर उठाकर जीने की ताकत देगा। ये वो वोट है उन फिस्ताई फिरका पास ताकतों को खत्म करने का जरिया बनेगा। आइए एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दर्दमंदाना अमीर करता हूं कि अपने इस भाई को वोट देकर कामयाब करो, जिसकी इंसानी शरकत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।